नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। उम्मीद करता हूं आप सभी देखने वाले कैपिटल हेडलाइंस को ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तरीके से ये फेस्टिवल का जो सीजन चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। फेस्टिवल का सीजन सभी लोगों के लिए है, जो राजनीति में है उनके लिए भी एक तरीके से ये उत्सव का ही मौसम है, क्योंकि कई लोग चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर देखते हैं। और हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करेंगे। दो राज्यों में चुनाव हो रहा है जिनके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र। उनकी बात आज नहीं करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसकी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नियमित एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी मौजूद हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, राजनीति पे करीबी नजर रखते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, माफ कीजिएगा, या बिहार की राजनीति हो, दिल्ली की राजनीति हो, महाराष्ट्र की राजनीति हो। बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति पर बड़ी करीब और बारीक नजर रखते हैं। कई लोग इनको कांग्रेस का सिंपैथाइजर भी मानते हैं, हालांकि हमारी नजर में ये स्वतंत्र पत्रकार हैं। वही पहचान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, ये पहचान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप भी इनकी बेबाक बातें कैपिटल हेडलाइंस को देखने वाले, सुनने वाले लगातार देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं और जानते हैं कि ये कितनी साफ गोई से अपनी बातें कहते हैं। और लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही तभी कैपिटल हेडलाइंस की भी शुरुआत हुई थी और डॉक्टर साहब का जुड़ाव भी कैपिटल हेडलाइंस के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान ही हुआ था। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इनके प्रेडिक्शन सही निकले, जबकि बहुत सारे चुनावी विश्लेषण या एग्जिट पोल करने वाले या जो लोग जमीन पर रहकर दावे करते हैं उनके विश्लेषण उतने अच्छे नहीं रहे जितने डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के रहे। और आज लेकिन हम इनसे विश्लेषण कराने नहीं जा रहे हैं, विश्लेषण मतलब चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कराने नहीं जा रहे हैं, एक गठबंधन का विश्लेषण कराने जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि गठबंधन दो पार्टियों का होता है, दो दल मिलते हैं। चुनावी गठबंधन इस तरह से होता है, कोई बड़ा दल होता है, कोई छोटा दल होता है, लेकिन उस गठबंधन के अंदर दोनों दलों की कुछ ना कुछ से होती है, कुछ ना कुछ उनको मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन का अद्भुत नजारा लोगों के सामने आज आया। हालांकि कैपिटल हेडलाइंस ने, आपके चैनल ने, हम लोगों ने बातचीत में आपको इशारा पहले ही कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हो रहे दरअसल 10 सीटों पर थे, 10 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं। कानपुर की सीसा मऊ सीट विधायक साहब के अयोग्य होने के कारण खाली हुई। 9 सीटों पर जितने उम्मीदवार थे वो या तो लोकसभा के लिए चुन लिए गए या दूसरे कोई कारण थे, उस वजह से वो सीटें खाली हुई। तो कुल मिला के 10 सीटें खाली थी। चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया। और जैसा सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरी थी। इसको इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है। तो ये दोनों पार्टियां, उम्मीद की जा रही थी कि उपचुनाव में ये जो 10 सीटों पर होने थे, 9 सीटों पर हो रहे हैं, इनमें भी मिलजुल कर लड़ेंगी। क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता थे उनके बीच में बातचीत की बातें आ रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही थी, ये बातें आ रही थी। लेकिन हमने आपको पहले ही, कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी शायद इस उपचुनाव से किनारा करने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उसको भाव नहीं दे रही। और आज ये बात ऑफिशियली डिक्लेयर हो गई। तो ये हमारा सवाल है, डॉक्टर साहब से अभी पूछेंगे कुछ चीजें, बस मैं भूमिका में आपको बता देना चाह रहा हूं। इसके बाद डॉक्टर साहब के लिए फोरम ओपन रहेगा। ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन जैसे मैंने कहा कि दो पार्टियों के बीच में होता है, दो दलों के बीच में होता है, जिसमें दोनों का कोई ना कोई शेयर होता है। यूपी में एक ऐसा गठबंधन देखने को मिल रहा है, सामने आ रहा है, जहां पर केवल एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरी पार्टी उस गठबंधन से बिल्कुल दूर है। इसका ऐलान कैसे हुआ, क्या कुछ कहा गया, ये चीजें आपको बता देते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे कि ये कैसा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव। उन्होंने ट्विटर पर आज लिखा, क्या लिखा वो आपके सामने है। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। यह ऐलान किया अखिलेश यादव ने। यह उस समय ऐलान किया जब कांग्रेस के तमाम नेता चुप्पी साधे हुए थे, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। पूछा जा रहा था कि भाई, चुनाव की तारीख, नामांकन की तारीख करीब आ गई, करने क्या जा रहे हो? लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव,
इन्होंने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह दावा किया अखिलेश यादव ने। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये संविधान, सौहार्द, पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। इन्होंने अपनी तरफ से इस बात का ऐलान किया, एक्स पर लिखा, लोगों को अपील की और बता दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से हट गई है। इस समय तक, जब तक ये आया, तब तक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपनी चुप्पी नहीं खोली थी, कुछ नहीं बोला था। एक और थोड़ी देर के बाद इन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा, लेकिन हम लोग इसको पुराने अंदाज में ट्वीट कहते हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा, राहुल गांधी साहब के साथ अखिलेश यादव ने अपनी तस्वीर पोस्ट की और लिखा, हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। तो दरअसल समाजवादी पार्टी जो पहले भी दिखा रही थी कि हम आगे हैं और कांग्रेस का दबदबा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, हरियाणा और बाकी राज्यों में जिस तरह से हाशिए पर रखते चली आ रही थी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को, तो कई लोग कह रहे हैं कि उसका बदला समाजवादी पार्टी ले रही थी, क्योंकि जिस दिन हरियाणा के चुनाव नतीजे आए उसी दिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया था। ये जो 6 उम्मीदवारों की लिस्ट है उसी दिन आ गई थी, जिसमें करहल से जो सीट अखिलेश यादव ने खाली की है, वहां से तेज प्रताप, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद साहब को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। कटेरी पर शोभावती वर्मा, मझवा में डॉक्टर ज्योतिविंद, और ये फूलपुर से जो मुस्तफा सिद्दीकी साहब का नाम डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये पहले से कांग्रेस चाह रही थी कि फूलपुर में उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। इलाहाबाद के करीब ये सीट है और फूलपुर से कांग्रेस का पुराना लगाव है, वहां से अपने एक रिवाइवल का प्लान करना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस से बिना पूछे एक तरफा तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकट का ऐलान कर दिया था। इसके बाद मीरापुर की भी सीट का ऐलान कर दिया गया, सुंबुल राणा को। ये 17 तारीख आप देख रहे होंगे, इसमें नीचे तारीख लिखी हुई है, सिग्नेचर किया जा रहा है, और ये 9/10/2024 को जारी किया गया था, यानी 9 अक्टूबर को ही जारी किया गया था। हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के कुछ दिनों के बाद ये इसको डिक्लेयर इन्होंने एक तरफा से कर दिया था, कांग्रेस से पूछा भी नहीं गया। और अब जब ऐलान हुआ तो आज की तारीख यानी 24 तारीख को ये ऐलान भी हो गया, श्री सिंह राज जाटव ये गाजियाबाद से लड़ेंगे और खैर डॉक्टर चारू कैन। ये बताया गया था कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें ऑफर की हैं, 9 में से 2 सीटें कांग्रेस को ऑफर की हैं, गाजियाबाद और खैर। और यह भी बताया गया कि कांग्रेस पार्टी डर रही थी कि गाजियाबाद और खैर में तो अपना कोई आधार ही नहीं है, ये तो बीजेपी का मजबूत गढ़ है। पिछली ये 10 सीटें जो खाली हैं, जिनमें से 9 पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी, उनमें ये गाजियाबाद और खैर दोनों सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से लगी हुई सीट है, खैर जो है अलीगढ़ जिले में आती है, यह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और कांग्रेस इन पर लड़ना नहीं चाह रही थी, फूलपुर चाह रही थी, मझवा चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कह दिया था कि भाई लड़ना है तो लड़े आप गाजियाबाद पर ही, खैर पर ही, इससे आगे हम नहीं करेंगे। तो ये बात तो हुई जो समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस ने क्या कहा ये भी जरा सा आप सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा, डॉक्टर साहब से भी बात करने में मजा आएगा। उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े नेता, बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका
तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को लक्ष्य में रखते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन 10 चुनाव में एक बहुत ही साहसिक शुरुआत करते हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि कोई भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी शिकस्त हमें देनी है, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव पर इसका एक सकारात्मक परिणाम हो और संगठन को मजबूत करते हुए सशक्तिकरण के साथ हम 2027 के तैयारी में और मजबूती के साथ लगें। तो मैं आज यहाँ पर जाहिर रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके अनुमोदन अनुसार और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के इजाज़त से इस चीज़ की घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज़ को आश्वस्त करेगा कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे और जो भी उम्मीदवार दिया होगा। अविनाश पांडे जी हैं, क्या कह रहे थे अपने को समझ में नहीं आया, अपने कार्यकर्ताओं को क्या बताना चाह रहे थे ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि 2 पार्टियों में गठबंधन हो रहा है तो दूसरी पार्टी दरअसल है कहां। तो ये बता रहे हैं कि वो बूथ पर है, वो समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी को, उसके कैंडिडेट कहां है ये इन पर बताया नहीं गया। ये क्या हाईकमान की बात कर रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे थे, बीजेपी की बात कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह की तसल्ली दे रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब से मैं जरूर पूछूंगा। फूलपुर की जो सीट चाह रही थी कांग्रेस, उस पर समाजवादी पार्टी ने बिना पूछे एक तरफा अपने उम्मीदवार से नामांकन भी करा दिया था, तभी ये क्लियर हो गया था। और हमने भी आपको बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में उतरने नहीं जा रही है। इन्होंने क्या बताया ये अपनी समझ में नहीं आया, वही बात इन्होंने ट्विटर पर भी लिखी है। अगला ट्वीट भी इनका देख लीजिए उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है, यह कांग्रेस कह रही है। आप बिल्कुल समझिए कि कांग्रेस पार्टी का संदेश क्या है। आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है। यह कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा है कि आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है, ये समय संविधान और भाईचारे की रक्षा करने का है। यानी अपने संगठन के कीमत पर ये समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए तैयार है। संविधान और भाईचारे की रक्षा तो अगर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में होते तो उससे कहां खतरा हो जाता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लिखा है, इससे ध्यान में रखकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये संविधान बचाने के लिए फैसला किया है कांग्रेस ने कि वो अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारेगी। अगर आपकी बात समझ में आ रही हो, क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि मैं भी लंबे समय से राजनीति देख रहा हूं, चुनाव कवर करता रहा हूं, लेकिन इस तरह का बयान मैंने पहली बार देखा है जब कोई पार्टी ऑफिशियली चुनाव न लड़ने का फैसला कर रही है और ऐलान कर रही है कि आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है। आप लोग इससे कुछ समझ पा रहे हो तो जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक तस्वीर पोस्ट की, वही तस्वीर जो अखिलेश यादव ने, हमने आपको शुरुआत में दिखाया, पोस्ट की थी। उस पर इन्होंने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने ये पिन किया हुआ है ये तस्वीर को, और ये तस्वीर के ऊपर लिखा है, ठग ने महाठग को ठग लिया। इस तरह का एक आरोप लगाया है। और ये आरोप इसलिए है कि ये महाठग बता रहे हैं कांग्रेस को और ठग बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आरोप है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसके जवाब में क्या कहते हैं, ये जब भी जवाब आएगा हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ एक और तस्वीर पोस्ट करके कहा गया है, उपचुनाव, हाथ का पंजा दिखाया गया है, दूसरी तरफ झुंझुना दिखाया गया है, तो कांग्रेस को मिला झुंझुना। ये भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन है। सारे मुद्दे को हमने आपको दिखा दिया, सारी चीजें हमने समझा दी कि आज हुआ क्या, कैसा हुआ और क्या तस्वीर उभर के आ रही है। ये आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि
आज का समय संगठन और पार्टी को बचाने का नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े होकर ये समझ रहे हैं कि संविधान उससे बच जाएगा। डॉक्टर साहब, हमने जो कहना था कह दिया, जो नेताओं ने कहा, मतलब हमने अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा है, जो तीनों पार्टियों के नेताओं ने कहा वो हमने बात आपके सामने रख दी। अविनाश पांडे क्या बोल रहे थे, 5-7 मिनट वो बोले थे मीडिया के आगे, 2 मिनट 20 सेकंड की उनकी क्लिप मैंने दिखाई, समझ में नहीं आया। उन्होंने लिखा क्या वो भी समझ में नहीं आया। आप कुछ समझे हो तो हमें समझाइए कि यह कैसा गठबंधन है जहां केवल एक पार्टी चुनाव लड़ती है, दूसरी पार्टी और उसके कार्यकर्ता नेता जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते होंगे, हालांकि बताया जा रहा है कि जिनको खैर से टिकट दिया गया है, डॉक्टर चारुकेन, वो कांग्रेस में थी, कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी, क्योंकि 2022 का चुनाव उन्होंने बीएसपी पर के सिंबल पर लड़ा था, तो उनको भी कांग्रेस का पुराना समर्पित कार्यकर्ता तो कम से कम नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया है, जरा यहीं से बात शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। ये सुसाइडल संदेश है वात्सल जी कांग्रेस के नेतृत्व का, और इन्हीं कारणों से कांग्रेस इतनी सिमटती जा रही है। देखिए, राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होता है और कोई उपलब्धि नहीं, तो कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन लगा देता है, जिस विचारधारा को मानता है उस विचारधारा के उत्थान के लिए, उस पार्टी की मजबूती के लिए कमाता नहीं है, अपनी सारी सुविधाओं को न्यौछावर कर देता है और रात दिन लगा रहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारा संगठन मजबूत हो, हम जिस विचारधारा को मानते हैं वो विचारधारा मजबूत हो। लेकिन हाल के दिनों में जैसे कोई कंपनी चलाता है, लोग व्यापारिक संगठन चलाता है, राजनीतिक दल भी कुछ उसी तरह से कर रहे हैं। अब सोचिए, वो कार्यकर्ता कहां जाएंगे? उन कार्यकर्ताओं में जो ज्यादा सक्षम होते हैं, जो ज्यादा तेज तरार होते हैं, जो ज्यादा लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल होते हैं, उनकी लड़ने की उम्मीद रहती है। उनके साथ सारे जुटे हुए कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करे, और तब उल्टा कोई निर्णय लिया जाता है ऊपर से। ये कार्यकर्ताओं के भावना को क्रश करने का काम है, और इस तरह के ही कार्यों के कारण कांग्रेस आज इस दुर्गति में है। नेता तो फिर भी अपना उनका व्यापार चलते रहता है, रोजगार मिलते रहता है, साधन सुविधाएं मिलते रहती है। अगर इन सारे चीजों का लाले पड़ते हैं तो उन कार्यकर्ताओं को का जो सारे चीज छीन तो जाते ही हैं उनसे, उन पार्टियों को मजबूती देने में, इन नेताओं को मजबूती देने में, साथ ही साथ जिस विचारधारा को मानते हैं वो विचारधारा भी उनके लिए नहीं रहता है। अब बताइए, इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, अब समाजवादी विचार के साथ रहेंगे, जो कांग्रेस को गाली देते रहे हैं, जो लोहियावादी रहे हैं, नेहरूवादी नहीं रहेंगे, गांधीवादी नहीं रहेंगे, लोहियावादी रहेंगे, जो विचारधारा कांग्रेस के अगेंस्ट में रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं है, ये बिहार में भी है। अरे भैया, अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है, परीक्षा अगर नहीं लेनी है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं के कार्य करने की क्या जरूरत है जब अगर चुनाव में नहीं जाना है तो पार्टी को? ये बड़ी दुखद है। और ये पता नहीं, ये लोग कॉर्पोरेट की तरह चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं चला रहे हैं, जो ऊपर के नेतृत्व है, और बयान भी बेकार के दे रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं को आहत करने का बयान है। और यही चुनाव नहीं, इसके पहले भी उपचुनाव हुआ था, उसमें भी इन्होंने समाजवादी को समर्थन दिया था, और उस उपचुनाव में दिया था। यहां अगर 2 दे रहे थे तो नहीं लड़ने का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब जिन लोगों की पूर्ति होती, जो चाहते थे, उन लोग की नहीं हो रही होगी, इसलिए ये छोड़ दिए। ये बहुत ही अनुचित है। कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार है, उनके साथ अन्याय है, जो सिर्फ विचारधारा के बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। उनको कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं होता है। जीवन में केवल त्याग उनको करना होता है कार्यकर्ताओं को। उनका त्याग के भी लोग व्यापार कर ले रहे हैं।
ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे पार्टी की कोई मजबूती नहीं होगी, बल्कि पार्टी इससे गर्त में चलते ही जाएगा और जा ही रहा है। इसी तरह हर एक स्टेट में खत्म होते जाएगा। आज यूपी में खत्म हो गया है, कल बिहार में खत्म हो जाएगा, बंगाल में खत्म है कम्युनिस्ट के फेर में बंगाल में खत्म है। इसी तरह हर एक स्टेट में खत्म होते जा रहे हैं। कश्मीर में खत्म हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये कारण। तो हमको नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस के जो ऊपर के ये नेतृत्व वर्ग है किस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि एक बड़ी कॉकस है जो इस तरह का सलाह दे रहा है कि कांग्रेस नेस्तनाबूत हो जाए, कल होकर के इस विचारधारा का नाम लेवा कोई नहीं रहे किसी भी स्टेट में इस देश में। भाई कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत हैं, तमाम स्टेट में, हर एक जिले में, हर एक पंचायत में वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बैठा दे रहे हो, कह रहे कि दूसरे की खुशामद करो, इसीलिए उस विचारधारा को मानते हैं कि दूसरे के जी काम करें। ये बहुत घोर अन्याय हो रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वाभाविक है, आप अगर उन्हें अपने विचारधारा के साथ नहीं जोड़े रखिएगा तो या तो सोएंगे, चुपचाप रहेंगे, चाहे विरोधी किसी के साथ जाएंगे जो मन लायक न है, जिसके साथ आपने कर लिया उसके मन लायक नहीं है तो किसी और के साथ चला जाएगा। आप रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कि आप क्या कोई वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। कार्यकर्ता देता है, लेता नहीं है, पैसे खर्च करता है, टाइम खर्च करता है, एनर्जी खर्च करता है पार्टी के लिए, और तब उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बहुत दुखद है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी परमिशन है तो मैं अगला सवाल पूछूं? पूछिए। जी, मुझे लगा कि आपका इमोशन इतना ज्यादा है कि बीच में भी मैं आपको कुछ पूछना चाह रहा था, आप वो मौका नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल कार्यकर्ताओं की बात रख। पूछिए आपसे जी। सवाल पूछा, जो मुद्दे का सवाल है, कार्यकर्ताओं की अपनी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं और वो पार्टी को समझनी चाहिए। ये सवाल भी मैंने आपसे पूछा था कि अविनाश पांडे क्या बताना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं को, ये मेरी समझ में नहीं आया, क्या आप समझे? दूसरा जो मेरा बेसिक सवाल था, जो प्रोग्राम जिस मुद्दे पर हम कर भी रहे हैं और आपको भी आमंत्रित किया है उसी मुद्दे पर जानने के लिए कि ये गठबंधन कैसा है। आप लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, क्या आपने ऐसा कोई गठबंधन देखा है जहां ज्यादा सीटों पर चुनाव हो, यानी 9 सीटों पर चुनाव हो और केवल गठबंधन की एक ही पार्टी चुनाव लड़े, दूसरी पार्टी चुनाव ही ना लड़े? कोई ऐसा और एग्जाम्पल भी पहले देखा गया है? ये किस तरह का गठबंधन है? मेरी समझ में ये बात नहीं आई, जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताइए। नहीं, ये कोई गठबंधन नहीं है। पार्टी के कोई ऐसा नेतृत्व है जिसके दबाव में इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं और ये सुसाइडल है। पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी हानि होने जा रही है इस पार्टी को। और जो अविनाश पांडे जी ने कहा, वो सिर्फ वर्करों को ठगने का काम किया उन्होंने, और वर्कर ज्यादा त्यागी तपस्वी होते हैं इन नेताओं से, और जानकारी भी उनकी होती है। ये महाराष्ट्र से आए हैं, यूपी को नहीं समझ रहे हैं, जो वहां के वर्कर हैं वो समझ रहे हैं। तो ये उनका उचित नहीं है, ठगने का जो काम कर रहे हैं वर्कर को, इससे वर्कर ठगाने वाले नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और मुझे समझाइए, बताइए, जब अजय राय को अध्यक्ष बनाया गया था, अजय राय को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। इस बार 1.5 लाख का ही अंतर ले आए वो घटाकर, तो माना गया कि उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने सीधा एक ऐलान किया था और उससे बड़ा जोश कैडर के अंदर आया था कि रायबरेली माफ कीजिएगा, अमेठी से राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी पहली घोषणा थी बड़ी, और प्रियंका गांधी बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी। ये कहा गया। उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का जो फैमिली, फर्स्ट फैमिली जिसे गांधी परिवार माना जाता है, वो गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से जुड़ाव है। लाल बहादुर माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू साहब से लेके इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने केरल को चुना है, लेकिन लगातार चुनाव प्रचार वो करती रही उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस तरह का ऐलान अजय राय करके आए और कार्यकर्ताओं के अंदर, कैडर के अंदर एक जोश भरा, लेकिन बाद में जब चुनाव लड़ने का मौका आया, अमेठी की जगह रायबरेली शिफ्ट हो गए राहुल गांधी।
प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ने नहीं उतरी, ये कहा गया कि वो देश भर में प्रचार करेंगी, ऐसा उनको कहीं प्रचार करते भी नहीं देखा गया। अब उन्होंने वायनाड को केरल के लिए चुना और उसके ठीक बाद ये घोषणा होती है अगले दिन ही, जिस दिन पर्चा दाखिल करती हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस कैडर में एक उत्साह भरने की बात होती है। अगले दिन ही कांग्रेस पार्टी एक फैसला लेती है कि हम यूपी में उपचुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो यानी यूपी में कांग्रेस अभी अभी 6 सीटें लोकसभा की जीत कर गई है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो सीधा सीधा सौंप देने के इरादे में है, या कई लोग कह रहे हैं कि ये हरियाणा का जो झटका लगा है हार का, वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश पर असर हो। पार्टी हारेगी तो दिक्कत होगी, गठबंधन से बाहर जाकर लड़ना नहीं चाहते, ये डर है या क्या है? कैसे आप इसको देख रहे हैं? जब पार्टी लड़ेगी ही नहीं तो हारेगी और जीतेगी क्या? पार्टी जब लड़ेगी ही नहीं तो कहां रहेगी पार्टी? पार्टी कहीं रहेगी ही नहीं। ये उस प्रदेश में भी कुछ नेतृत्व वर्ग के ऐसे लोग हैं, अजय राय जी काफी मेहनत कर रहे हैं, 10 कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने मीटिंग की और जबरदस्त मीटिंग की, या अविनाश पांडे जी भी कह रहे हैं। तो ये मीटिंग काहे के लिए की? कार्यकर्ताओं को क्यों जगाया गया? इसके लिए कि आप समाजवादी का प्रचार कीजिए। ये जरूर अजय राय के खिलाफ भी कुछ लोग हैं उसी पार्टी में जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं और इस ढंग की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और ये सोनिया, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी अगेंस्ट में है। वैसे जमायत ये नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व जो है देश में सफल हो। ये एक साजिश है। अजय राय जी चूंकि प्रियंका गांधी के काफी करीबी हैं, वैसे ही नहीं कहे होंगे, लेकिन बाद में जो ये कॉकस के कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट में है, G23 जैसे लोगों का जो जमायत है, इन लोगों ने जरूर ये माहौल बनाया। और मुझे तो लगता है कि ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। देखिए, कई लोग हैं जो बीजेपी में चले गए जो काफी नेतृत्व के करीब थे, जतिन प्रसाद और RPN सिंह वगैरह वगैरह, ये सिंधिया, ये तो बहुत ही करीब के लोग थे और ये लोग चले गए। कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं और जानबूझ करके कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, राहुल जी के नेतृत्व और प्रियंका जी के नेतृत्व को पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की साजिशों में शामिल है। और उस साजिश का ही नतीजा है कि कांग्रेस वहां पे नहीं लड़ रही है। 2 भी लड़ती, 3 भी लड़ती, लेकिन एक होता ना कि हाँ पार्टनर है। अब तो कांग्रेस है ही नहीं यूपी में, कांग्रेस यूपी में है ही नहीं, ये मैसेज गया। डॉक्टर साहब, एक चीज और हमें समझाइए। मैं आपसे देखिए बात समझना चाहता हूं। आपका देखिए हमेशा कुछ ना कुछ कहना रह ही जाता है। आप कितना भी आपको मौका दे दिया जाए, फिर आपके समर्थक कहते हैं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देता हूं। आपको इतना लंबा लंबा मौका देने के बाद भी आपका कुछ कहना रह ही जाता है, इसलिए आपको जो रह जाता है नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय संविधान बचाओ के नारे पर ये दोनों पार्टियां मैदान में उतरी। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ और ये माना गया कि दलित वोट इस तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी समाज पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को शिफ्ट हो गया है। और ये बाद में कई लोगों ने जो आकलन किया उस चुनाव नतीजे का, तो उससे भी ये आइडिया लगा। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की जो पार्टी है, वो उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन वो चुनाव मैदान में है। आजाद समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जो सांसद चुने गए हैं, उनकी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, जिसमें कांग्रेस अब कहीं दिख ही नहीं रही है, केवल ट्विटर पर दिख रही है, जोश बढ़ाने में दिख रही है, कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे ऐसा लगता नहीं है। तो ये जो पार्टियां उपचुनाव नहीं लड़ती थी, बीएसपी जैसी, या आजाद समाज पार्टी जो नई प्लेयर है, और बीजेपी तो अपने दम से पूरा चुनाव लड़ी रही है, उस पर भी मैं आपसे एक सवाल करूंगा। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कांग्रेस के ना लड़ने का या फायदा होगा? आपको क्या लगता है? नुकसान होगा, नुकसान होगा वात्सल जी, इसलिए कि जो समर्थक किसी पार्टी के गुलाम नहीं रहते हैं, और समर्थक जब उनके विचारधारा का कोई लड़ता है तो उसके साथ जाते हैं, और नहीं लड़ने पर विरोधी के साथ भी जा सकते हैं और जाएंगे लोग। बहुत सारे लोग हैं
जो चुनाव में जाकर के वोट देंगे बीजेपी को देंगे, कांग्रेस के समर्थक। ये होती है स्थिति, इसलिए घाटा होगा समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को घाटा होगा। सोच रहा है कि हम सब पर लड़ रहे हैं, लेकिन घाटा होगा उसे। और एक बात और जी, एक बात और वात्सल्य जी, यूपी में संजोग ऐसा रहा है, कभी साथ आए हैं, कभी अलग हटे हैं, कभी साथ आए हैं, कभी अलग हटे हैं। इससे क्या है ना, संशय की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है वर्करों में, और फिर किसी तरह का विश्वास नहीं रह जाता है कि हाँ ये लोग तालमेल करेंगे कि न करेंगे, रहेंगे कि न रहेंगे। अभी वही स्थिति है। लोकसभा में एक जो बना था माहौल, वो खत्म हो गया। आप नहीं साथ मिलकर के लड़े, 2 सीट पर भी कांग्रेस लड़ती तो ये होता कि हाँ भाई तालमेल बरकरार है। अब तो ये सोचेगा बहुत वर्कर की इस चुनाव में कोई लड़ा नहीं है, अगले चुनाव में सब अलग अलग लड़ेंगे। ये माहौल जो क्रिएट होगा, ये सबसे ज्यादा राजनीति में खतरनाक होता है किसी भी दल के लिए, और समाजवादी को भी इससे फायदा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अगला सवाल पूछूं आपसे। पूछिए। अगला सवाल ये है, आखिरी सवाल ही इसको मान लीजिए, क्योंकि लंबी चर्चा हो गई। देखने वालों को भी लग रहा होगा कि उनको सोना भी होगा, कितनी रात तक उनको हम लोग जगाएंगे। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था लोकसभा चुनाव के दौरान, जहां वो 62 से घटके 62 सीटें उनकी 2019 में थी, वहां से घटके 33 पर आ गए। और इसमें माना गया था कि आरएसएस के वर्कर्स ने मदद नहीं की जिस तरह से नॉर्मली वो करते हैं। लेकिन अब हमने देखा कि परसों यानी मंगलवार के रोज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी साख भी एक तरीके से उपचुनाव में दांव पर बताई जाती है, वो मथुरा आए। मथुरा आकर उन्होंने मोहन भागवत जी जो आरएसएस की चीफ है, मथुरा में इस समय कैंप किए हुए हैं, आरएसएस की बड़ी मीटिंग हो रही है, तो वहां जाकर उन्होंने सीधी मुलाकात की और भरोसा लिया कि इस उपचुनाव में, जहां योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो जोर लगा ही रहे हैं, आरएसएस के वर्कर उसी तरह काम करेंगे जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने काम किया था। दूसरी तरफ यह स्थिति है जहां असमंजस की स्थिति है, अविश्वास की स्थिति है। ट्विटर पर तो यह बताया जा रहा है कि हम लोग बिल्कुल बीजेपी को हराना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये जो एक तरफा अंदाज में टिकट डिक्लेयर की है समाजवादी पार्टी ने, उससे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं झटका लगा। और उसके बाद बीएसपी और आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ये भी चुनाव मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में आप किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होता हुआ देख रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है बीएसपी, और नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को। मुझे जो समझ है, अपनी जो समझ है, ये कांग्रेस के जितने समर्थक हैं, समर्थक वर्कर तो वोट देने नहीं, दिलवाने नहीं जाएंगे। देखिए, वर्कर घर से निकाल करके समर्थकों को बूथ तक ले जाता है, ट्विटर हैंडल से नहीं ट्वीट होता है, ये बूथ पर ले जाते हैं वर्कर, तब जाके वोटिंग होता है, ईवीएम में नंबर्स बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा कि वर्कर सोए रहेंगे, असमर्थक बीएसपी को वोट देंगे, समाजवादी को भी इससे क्षति होगा, फायदे में रहेगा बीएसपी, इससे लड़ने का फायदा होगा। कांग्रेस तो लड़ी नहीं, तो फायदा घटा क्या है? नहीं, बीएसपी को फायदा होगा। बीजेपी की क्या स्थिति होगी, क्या आप बीजेपी का देख रहे हैं? बीजेपी तो अपने जगह पर जहां है वहां है, मजबूत रहेगा। एक फोर्स तो है ना, इसी फोर्स में नहीं इधर उधर बटना है, उसको भी कुछ फायदा ही होगा। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने अच्छी समीक्षा की। मेरे ख्याल से आपको जो कहना था वो हो गया, या कुछ कोई बात रह गई है अभी? नहीं, ठीक है, कह रही। नहीं, आपने सारी बातें अपनी। कांग्रेस का जो भी निर्णय हो रहा है, जिनके लोगों के कारण हो रहा है, सुसाइडल है, और अखिलेश जी को समझ में ना आ रहा है। अभी जो जुटा था लोग, सब लोग छिटक जाएगा। कुछ कांग्रेस का समर्थक बीजेपी में चला जाएगा, बाकी बीएसपी में चला जाएगा। जो बीजेपी से नफरत करता है वो बीएसपी में चला जाएगा। जो कांग्रेस से प्रेम करता है और नफरत नहीं करता है बीजेपी से, वो बीजेपी में चला जाएगा। ये हाल होगा। तो डॉक्टर साहब का अपना एक आकलन है। हमारे लिए सरप्राइजिंग ये था कि कांग्रेस ने हाँ ना करते हुए आज ऐलान किया
और अब तो नामांकन के लिए भी बिल्कुल एक आधे दिन रह गया है, इसलिए बहुत ज्यादा उनके पास समय नहीं था। डिक्लेयर उनके करने के पहले ही तस्वीर साफ कर दी थी समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने, और एक तस्वीर जो डाली राहुल गांधी के साथ, उससे जरूर कांग्रेस के जो हार्डकोर समर्थक रहे होंगे, जो हर हाल में कांग्रेस के पीछे खड़े रहते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता कि पार्टी चुनाव लड़े या ना लड़े, उम्मीदवार कहीं दिखे या ना दिखे, झंडा दिखे या ना दिखे, सिंबल दिखे ना दिखे, राहुल गांधी की तस्वीर शायद उनको कंसोल करने के लिए काफी होगी। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या कम है जो बिल्कुल हार्डकोर समर्थक है। पार्टी कोई भी अपना फैलाव करना चाहती है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो चुनाव जरूर लड़ती है। भले ही 9 में से 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ती तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा अफसोस होता कि शायद इक्वल सीटें नहीं मिली, लेकिन उनके पास अपना कुछ कर दिखाने का एक जज्बा होता, और जो लोकसभा में एक बूस्ट मिला था कांग्रेस को, 1 से बढ़कर उनकी सीटें 6 हो गई, तो उसके बाद उनके पास भी दिखाने का कुछ मौका होता। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास भी, जो प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने क्या कहा मेरी समझ में आया नहीं, हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया तो कुछ कुछ बातें मैं समझ पाया। तो ये एक मुद्दा था जिस पर हमें लगा कि बात होनी चाहिए। अगर आप भी अपना कुछ कहना चाहते हैं, आपकी अपनी कोई राय है, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप तमाम लोगों के कमेंट से हमें भी अपनी समझ को बेहतर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि सीधी बात यह है कि आप किसी भी एक्सपर्ट से ज्यादा समझते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपकी सीधी जमीन पर नब्ज है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी देर रात हमें वक्त दिया, बात की सीधी, इस जटिल मुद्दे को समझाया। ये गठबंधन कैसा है ये हम समझ नहीं पा रहे थे, जहां केवल एक ही पार्टी नजर आ रही है, दूसरी कहीं नजर नहीं आ रही है। आपने बड़े आसानी से इसको समझाया, आपने हमें वक्त दिया। आप हमेशा हमें वक्त देते हैं, सहयोग देते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और सभी देखने वालों का भी बहुत आभार